जीपीपीटी हो रही है, ठीक है। तो आप लोग जरा प्लीज ये बताएं कि जो है नर्सिंग प्रोसेस लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसको जरा समराइज करें सारे। तो जैसे थोड़े से स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं जी जो अपनी स्लाइड्स हैं उनको, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि लास्ट टाइम जो नर्सिंग प्रोसेस का पार्ट हमने पढ़ा था उसे प्लीज़ समराइज करें। और दूसरा, मैंने आपको एक असाइनमेंट बनाने के लिए दी थी, उसमें से आपको याद होगा अगर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेंडा, वो प्लीज़ यहाँ पे राइट डाउन करें। मुझे मुझे सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो असाइनमेंट बनाई है कि आपने याद भी की है। जी हरी अप। पहले तो ये बताना है कि कहाँ तक पढ़ा था हमने। इस एक्टिविटी के लिए आपके पास 5 मिनट हैं। उतनी देर में आपकी अटेंडेंस वगैरह मार्क करता हूँ क्योंकि 5 मिनट होने वाले हैं। चलें 3 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं। तो आप लोग जो है प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था उसकी प्लीज़ एक समरी लिखें। उसके बाद जो मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी नर्सिंग उसके नेंडा के हवाले से कि वो क्या फंक्शंस हैं उसको लिस्ट डाउन करें। 5 5 फंक्शन सबने लिखने हैं यहाँ पे।
अच्छा जी, अदीला का आंसर आया है, मिसबा असगर का आंसर आया है, गुले लाला का आंसर आया, लेकिन गुले लाला आपने बड़ा स्मार्ट सा आंसर दिया है। जी, फंक्शंस ऑफ द नैंडा, मुझे सबसे आंसर चाहिए, सबसे आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट आंसर आया है आलिया का, मोहम्मद हबीबुल्ला, सुमैया शाहिद और अदीला। बाकी लोगों को, अच्छा जी, नूरीन का भी आंसर आ गया। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी लिखें ताकि हम फिर अब क्लास स्टार्ट कर सकें। अच्छा जी, उमेरा का भी आंसर आ गया, मुबीन का, जुल्फ़िकार। ठीक है जी, चलें, ऑलमोस्ट सारे आंसर्स आ चुके हैं हमारे पास, हम आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम कहाँ पर जाके रुके थे, बताइएगा। हम जी, तो हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था, ये मुझे बताइए। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा मैंने आपको पीईएस फॉर्मेट भी एक्सप्लेन किया था। जी, पीईएस फॉर्मेट भी बताया था ना मैंने आप लोगों को।
हाँ जी, स्लाइड पे थे हम, कंफर्म करें। ठीक है जी, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं और मिड्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मिड्स का पेपर आपका बहुत मुश्किल है। एसीसी इनके हवाले से पेपर बना के मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। इंशाल्लाह ताला 27 को 3 बजे आप लोगों का एग्ज़ाम है, डेट शीट के मुताबिक 3 बजे वो ओपन कर दिया जाएगा और लिमिटेड टाइम होगा आपके पास, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। चलें, अच्छी अच्छी तैयारी करें। बाकी मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ लिस्ट उन स्टूडेंट्स की जो कि मेरी क्लास में एबसेंट रहते हैं, तो डेफिनेटली उन स्टूडेंट को उनके इक्वल नहीं किया जा सकता जो कि रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं। ये उन लोगों के साथ ज्यादती होगी जो रेगुलरली क्लासेस लेते हैं, ठीक है। सो कोई हैं 6-7 स्टूडेंट्स, तो उनके नाम मैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को दे दूंगा, तो वो फिर आप लोगों को आगे जो है ना वो कम्युनिकेट कर देंगे, या फिर मैं खुद ही ग्रुप के अंदर कम्युनिकेट कर दूंगा आपको कि कहाँ कहाँ जो है कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो इस दफ़ा मिड टर्म एग्जाम्स नहीं देगा। तो बाकी अगर नेक्स्ट आप पूरी पूरी कंप्लीट क्लासेस ले लेते हैं तो शायद आपकी परसेंटेज पे असर पड़ जाए, क्योंकि एक दो लोग हैं जिनकी 85 से आई थिंक 83% बन रही है, एक दो लोगों की कुछ की 82 बन रही है। तो हो सकता है कि अगर आप नेक्स्ट पूरी क्लासेस लेते हैं तो शायद आपकी परसेंटेज इंप्रूव कर जाए। हाँ, चलें जी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि लास्ट हमने जितना नर्सिंग डायग्नोसिस और सॉरी नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से पढ़ा था, तो वो सब क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है उसके अंदर, ताकि मैं फिर आगे कंटिन्यू कर सकूं यहाँ से ना। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जो एक कंपोनेंट है नर्सिंग प्रोसेस का, जिसे नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं, इसको बनाना सीखेंगे। जी जी, सवाल तो नहीं है कोई इससे पीछे जो गुजर चुका है? अगर आपने रीडिंग दी है इसे, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। चलें जी, क्लियर है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो हम फिर आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है आगे चलना चाहिए। चलें फिर, फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस के हवाले से मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक फॉर्मेट जो है वो एक्सप्लेन किया था, जिसको पीईएस फॉर्मेट कहा जाता है। पीईएस फॉर्मेट कहा जाता है जिसे। अब बेसिकली पीईएस फॉर्मेट का मतलब क्या है? पीईएस फॉर्मेट हमने उस दिन भी देखा था कि पीईएस फॉर्मेट में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 वी हैव पी, पी इज़ फॉर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला ये था जी। आप लोगों ने फंक्शन ठीक लिखे हैं काफ़ी लोगों ने, क्योंकि जाहिर है मैं सबको तो रीडिंग नहीं दे सका, लेकिन जितने मैंने रीडिंग दिए हैं वो ठीक लिखे हैं। और आई होप अब मैं आपकी जब असाइनमेंट्स मार्क करूंगा तो उसके अंदर भी वो मुझे मिल जाएंगे। जी, ये वाली स्लाइड कर ली थी हीरा, मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जो है ना समराइज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट हम करेंगे वो इससे लिंक्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले है जी हमारे पास पी। जो हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं वो पीईएस फॉर्मेट के मुताबिक बनाते हैं जी, पीईएस फॉर्मेट। ठीक है, तो पी से बनता है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम। ये जो पी पी है ना पीईएस का, ये जो पी है ये हमने नेंडा से लेना होता है, ये हम कहीं और से नहीं ले सकते हैं, ये हम अपने पास से नहीं बना सकते हैं। ये नेंडा के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड नर्सिंग डायग्नोसिस के फॉर्मेट लिखे होते हैं। तो हमने अपने क्लाइंट को असेस करते हुए, अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को देखते हुए, हमने जो ये पी है ये नेंडा से लेना होता है, राइट। तो ये नेंडा से लिया जाता है जो हमारा पी वाला पोर्शन है। ठीक हो गया। बाकी अगर यहाँ पर अगर आपको चीज़ें समझ नहीं भी आती कि ये बन रहा है क्या हो रहा है, तो आगे हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे, उस वक्त आप लोगों को समझ आ जाएगी। और इसके बाद हमने नर्सिंग प्रोसेस के बाद नर्सिंग केयर प्लान्स पढ़ने हैं। जब नर्सिंग केयर प्लान्स पढ़ेंगे तो उस वक्त भी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज होगी, लाइक उसमें आप लोग भी साथ साथ जो है इसको बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो है डेफिनेटली चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, राइट। अच्छा जी, तो मैंने आपको सबसे पहला जो पी बताया वो था
प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और वो हम हमेशा नेंडा से लेते हैं। जैसा कि हाइपरथर्मिया, हम फीवर नहीं लिख सकते इसकी जगह पे, हाँ, हम इसकी जगह पे फीवर नहीं लिख सकते। अगर किसी पेशेंट को फीवर है, हाँ, फीवर, तो नेंडा उसके लिए जो हमें नर्सिंग डायग्नोसिस देता है हाइपरथर्मिया की, हाइपरथर्मिया की, ठीक है, हाइपरथर्मिया की। तो हम हाइपरथर्मिया ही लिखेंगे, अपने पास से कोई वर्ड नहीं लिखेंगे। तो जो नेंडा देता है हमें, पी की जगह पे हमने वही लिखना होता है, पहली चीज। नंबर सेकंड पे आ जाती है हमारे पास ई फॉर इटियोलॉजी, इटियोलॉजी वजह। अब ये जो फीवर है, ये जो हाइपरथर्मिया है, इसकी वजह क्या बनी? आया कि वो कोई इन्फेक्शन थी, आया कि वो कोई और प्रॉब्लम थी, कोई हीट स्ट्रोक वगैरह था, तो इटियोलॉजी आ जाती है, ई फॉर इटियोलॉजी, ठीक है। सो इटियोलॉजी, व्हाट्स कॉजिंग कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। अब ये जो हाइपरथर्मिया जो है, ये जो फीवर है, ये किस वजह से हुआ है, वो ई में आ जाता है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पेशेंट है, उसको हाइपरथर्मिया हुआ है और उसको लंग्स की इन्फेक्शन है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए लिखूंगा नांडा से लेके या नेंडा से लेके हाइपरथर्मिया, हाँ, हाइपरथर्मिया लिखूंगा। उसके बाद ये जगह मैंने खाली छोड़ी और यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्फेक्शन इन द लंग्स। लंग्स में इन्फेक्शन है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इन लंग्स। सॉरी, ये जो है ना, मुझे माउस से लिखना पड़ रहा है, तो ये जिस तरह का लिखा जा रहा है बस इसको समझ लें आवाज के साथ साथ। लंग्स, इन्फेक्शन इन लंग्स, हाइपरथर्मिया और इन्फेक्शन इन लंग्स, ये था हमारा पी, ये वाला हिस्सा हमारा पी था, और ये हमारा है जी ई, इटियोलॉजी। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है? बताइए। सो अभी तक जो मैंने कवर किया वो है पी और ई। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं हम, चलें एक और प्रॉब्लम बाद में लेते हैं, अभी अभी हाइपरथर्मिया पे ही हम फोकस करते हैं। तो हाइपरथर्मिया था, हाँ, यहाँ पर हाइपरथर्मिया, और यहाँ पर हमने बताया इन्फेक्शन इन द लंग्स। और नंबर 3 पे आ जाती है जी हमारी पीईएस, एस आ जाता है। एस से डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स, मतलब साइन एंड सिम्टम्स। एस फॉर साइन एंड सिम्टम्स। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम होगी हमारे पास हाइपरथर्मिया, ये हो गया हमारे पास इटियोलॉजी। इस हाइपरथर्मिया की वजह क्या बनी? क्या वजह बनी? इन्फेक्शन इन द लंग्स। और हमें पता कैसे चला कि हाइपरथर्मिया है? वो हमें डेफिनेटली पता है, यहाँ से चला कि थर्मोमीटर पे रीडिंग जो थी वो 100 की थी या इससे अबव थी, या फिर हमने पेशेंट को टच किया तो क्या था कि पेशेंट जो है वो हमें फीवरिश लगा। ठीक है, सो प्रॉब्लम हमारे पास आ गई हाइपरथर्मिया, जो कि नेंडा से ली हमने। इटियोलॉजी हमारे पास आ गई इन्फेक्शंस इन द लंग्स, और साइन एंड सिम्टम्स मतलब हॉट फ्लशिंग फेस था उसका, और टेम्परेचर उसका थर्मोमीटर के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा था। ठीक है, सो ये जो है प्रॉब्लम इटियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम आ गई। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। प्रॉब्लम पी से, ई से इटियोलॉजी, और एस से साइन एंड सिम्टम। इनके दरमियान कुछ वर्ड्स आते हैं, इनको जोड़ने के लिए हम कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि प्रॉब्लम के बाद जो वर्ड आता है उसको हम लिखते हैं रिलेटेड टू। प्रॉब्लम रिलेटेड टू इटियोलॉजी, और एज एविडेंस्ड बाय साइन एंड सिम्टम। ठीक है जी, प्रॉब्लम रिलेटेड टू इटियोलॉजी एज एविडेंस्ड बाय साइन एंड सिम्टम। ठीक हो गया। अब मैंने आपको एग्जाम्पल जो थी हाइपरथर्मिया की दी थी, उसका आप जरा मुझे एक कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोज बना के दिखाएं। जो एक कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोज होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पी, प्रॉब्लम, उसके बाद हम एक वर्ड लगाते हैं जिसको कहते हैं रिलेटेड टू, उसके बाद हमारे पास इटियोलॉजी होती है,
और इटियोलॉजी के बाद हम एक वर्ड लगाते हैं एज एविडेंस्ड बाय, हाँ, कि हमें नजर कहाँ पे आ रही है वो चीज, साइन एंड सिम्टम्स, मतलब हमें कहाँ से एविडेंस मिली कि उसको हाइपरथर्मिया है, तो साइन एंड सिम्टम। अच्छा जी, अब आपने ये करना है जो मैंने आपको भी पहले 3 चीजें लिख के बताई हैं। हाइपरथर्मिया थी प्रॉब्लम, इटियोलॉजी थी इन्फेक्शन इन द लंग्स, और साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे पास क्या आ रही थी कि पेशेंट वाज वार्म टू टच, या फिर पेशेंट्स टेम्परेचर ऑन थर्मोमीटर वाज 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसकी आपने एक पूरी नर्सिंग डायग्नोसिस मुझे बना के यहाँ पर सेंड करनी है, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने की बेसिक्स की समझ आ गई है या नहीं आई। चलें जी, अब बनाएं एक नर्सिंग डायग्नोसिस। ये जो मैंने आपको बताई है इसी को जोड़ जोड़ के जो है ना एक कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएं। वेरी गुड, मरियम ने सबसे पहले बनाई है जी। मैं जरा इसको प्राइवेट कर दूं, अदरवाइज आप लोग यहाँ से देख देख के सेंड करेंगे। हाँ, चलें जी, शुरू करें, करते जाएं जी सेंड। जी क्लास, आरफा ने बनाई। आरफा हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू लंग्स इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इन द लंग्स, नॉट लंग्स इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय वार्म स्किन। अच्छा जी, ये जो मैंने यहाँ पे आपको आर टी और ए ई भी लिखा है ना, ये एग्जाम में इस्तेमाल नहीं करना। अब मुझसे यहाँ पे जो है अपने माउस से ये इतना लंबा लिखा नहीं जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे रिलेटेड टू को आर टी लिखा है और एज एविडेंस्ड बाय को ए ई बी लिखा है। तो आप लोगों ने जब लिखना है तो बहुत कंप्लीट लिखना है, आप लोगों ने इस तरह से रोमन में नहीं लिखना है। सुंदस लिखती हैं हाइपोथर्मिया, सुंदस हाइपरथर्मिया है। हाँ, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स एज एविडेंस्ड बाय हॉट फ्लशी फेस एंड बॉडी। गुड सुंदस, बस वहां पे हाइपरथर्मिया करो, हाइपो नहीं है ये। हीरा जुल्फिकार कहती हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू लंग इन्फेक्शन, नो, इन्फेक्शन इन द लंग्स एज एविडेंस्ड बाय टेम्परेचर ऑन थर्मोमीटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। अलिया कहती हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन द लंग्स एज एविडेंस्ड बाय 100 फीवर। इर्सा गजल कहती हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रिलेटेड टू लंग डिजीज। नहीं इर्सा, मैंने कहा था कि टेम्परेचर के हवाले से ही बनाना है। आपने बनाया तो ठीक है, लेकिन मैंने ये वाला बनाने को कहा था जो मैंने बताया है। चलें, फातिमा कहती हैं हाइपरथर्मिया इज ड्यू टू इन्फेक्शन इन द लंग एज एविडेंस्ड बाय फीवर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा फातिमा, मैं आपको अगेन बता दूं, इट्स नॉट ड्यू टू, ये रिलेटेड टू है। ये एक नोमेनक्लेचर है, एक लैंग्वेज है नर्सिंग डायग्नोस बनाने की। तो आप कभी भी इसको ड्यू टू नहीं लिखेंगे, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू। कभी भी आप ड्यू टू नहीं लिखते हैं यहाँ पे, इसको आप रिलेटेड टू लिखते हैं। तो ये नेक्स्ट गलती नहीं करनी है ड्यू टू वाली, बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्यू टू वाली गलती करते हैं। तो ये ड्यू टू नहीं है, दिस इज ऑलवेज रिलेटेड टू। सही है, मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये वाली गलती करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको यहाँ पे रिटर्न में यहाँ पे दिखा देता हूँ जी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक नर्सिंग डायग्नोज लिखी हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू। सो ये जगह पे ड्यू टू नहीं आएगा, यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, रिलेटेड टू आएगा। सही है, रिलेटेड टू आएगा। जी सना कहती हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स एज एविडेंस्ड बाय फीवर। अच्छा, एज एविडेंस्ड बाय फीवर कितना आपने कंप्लीट वहां पे बयान करना है कि टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। फीवर कितना हमें नहीं पता चलता। अच्छा जी, मुबीन कहती हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस इन द बॉडी एज एविडेंस्ड बाय द टेम्परेचर 100। ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन आप बॉडी को स्पेसिफाई भी कर सकते हो, अगर आपको पता लग गया चेस्ट एक्सरे वगैरह से या फिर उसकी खांसी वगैरह से कि लंग्स में है, तो आप उसको स्पेसिफाई भी कर सकते हो। अच्छा जी, जेनिफर कहती हैं फ्लू का फीवर है। जेनिफर ये क्या लिखा है आपने, फ्लू का फीवर, लंग्स इन्फ्लेमेशन, स्कार, साइन ऑफ कोविड-19। भाई कोविड-19 की बात नहीं हो रही। शहजाद कहते हैं निमोनिया रिलेटेड टू लंग इन्फेक्शन एज एज फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो शहजाद ये भी करेक्ट नहीं है। मैं आप लोगों को इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं एक नर्सिंग डायग्नोसिस आपके सामने है, निमोनिया रिलेटेड टू लंग इन्फेक्शन एज एविडेंस्ड बाय 100।
क्या फीवर 100। अच्छा जी, सबसे पहली बात, अच्छा जी, मैं दोबारा से इसको कॉपी कर लूं और मैं आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ये मिस्टेक्स नहीं करें। तो ये आप देख सकते हैं, नुमोनिया रिलेटेड टू लंग इन्फेक्शन एज एविडेंस्ड बाय 100 फीवर। तो मैं आप लोगों को पहले एक बात बताऊं कि कभी भी मेडिकल डायग्नोसिस जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस का पार्ट नहीं होगी। और हम क्योंकि हाइपरथर्मिया के ऊपर बना रहे हैं और नमूनिया कहीं नैंडा की बुक के अंदर नहीं दिया हुआ एज अ नर्सिंग डायग्नोस, तो यहाँ पर अगर फीवर आप कह रहे हैं एंड पे, तो यहाँ पर डेफिनेटली हाइपरथर्मिया आना चाहिए। ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं, प्रॉब्लम लिंक्ड है एटियोलॉजी के साथ। जो प्रॉब्लम होगी उसी की एटियोलॉजी होगी और उसी के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। और उसके बहुत, अगर नमूनिया नमूनिया जो है वो बिल्कुल भी नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। मेडिकल डायग्नोसिस को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। गुलेलाला कहती हैं हाइपरथर्मिया डेट इज कॉज ऑफ इन्फेक्शन इन लंग्स एज एविडेंस्ड बाय 100 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड टैकीकार्डिया। ठीक है जी, इसमें भी गलती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये गुलेलाला ने बनाई है हाइपरथर्मिया डेट इज कॉज ऑफ इन्फेक्शन। लें जी, तो डेट इज कॉज ऑफ इन्फेक्शन क्या है, यहाँ पर रिलेटेड टू आएगा। तो जब मैंने आपको पहले बताया कि एक प्रॉपर नोमेनक्लेचर है जिसको इस्तेमाल करना है, तो ये डेट इज कॉज ड्यू टू, ये चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी, ये रिलेटेड टू होगा। रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स एज एविडेंस्ड बाय 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड टैकीकार्डिया, ये अब ठीक बनेगी। सही है, चलें आगे चलते हैं। ये शाहिद कहती हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स एज एविडेंस्ड बाय हॉट फ्लैश फेस टेम्परेचर ऑन थर्मोमीटर इज वेरी गुड। सुमैया ने बहुत अच्छी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई। नीलम राशिद कहती हैं जी हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स एंड कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म स्किन। लें जी नीलम, आपने रिलेटेड टू तो लगा दिया, लेकिन एंड पे एज एविडेंस्ड बाय आना था। तो ये हम एक और एग्जांपल जो है वो कंसिडर करते हैं यहाँ पे नीलम वाली। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय, नहीं एज एविडेंस्ड बाय। ये नोमेनक्लेचर है, इसको हम नहीं बदलेंगे प्लीज। सॉरी सर, हाइपरथर्मिया। सिकरा सुंदर सिकरा कहती हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स एज एविडेंस्ड बाय फीवर। वेरी गुड इकरा। रीन जेम्स कहती हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स एज एविडेंस्ड बाय एलिवेटेड टेम्परेचर। वेरी गुड। सुमैया कहती हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स एज एविडेंस्ड बाय फीवर 101 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे भाई सुमैया, 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे बंदा मर जाएगा। हाँ, ये 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। आप इसको सेंटीग्रेड नहीं लिखते हो। सेंटीग्रेड जो है वो 37 जो है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, और फ़ारेनहाइट में हमारा 98 नॉर्मल टेम्परेचर है। नेक्स्ट सोनिया, सोनिया कहती हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू लंग इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय, ठीक है जी सोनिया। अनिका कहती हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू सेप्टिसीमिया एज एविडेंस्ड बाय इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर सीवियर हेडेक। अच्छा, ये एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, ये अनीका ने बनाई है, जिसके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप लोग ये गलती ना करें, तो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देता हूँ जी। ये अब आपके सामने आने वाली है। ये जो है मैंने यहाँ पर पेस्ट की, अनीका की बनाई हुई नर्सिंग डायग्नोसिस हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू सेप्टिसीमिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। सेप्टिसीमिया अगेन एक मेडिकल डायग्नोज है। आप इसको इन्फेक्शन इन द बॉडी कह सकते हैं, इन्फेक्शन इन द लंग्स कह सकते हैं, जहाँ की इन्फेक्शन है वो कह सकते हैं। एज ईबी, तो ईबी नहीं लिखना है, एविडेंस्ड बाय पूरा लिखना है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर एंड सीवियर हेडेक। अच्छा, यहाँ पे फिर सीवियर हेडेक ना लिखें। अगर आप सीवियर हेडेक लिखेंगे तो आपको एक और नर्सिंग डायग्नोसिस अलहदा से बनानी होगी, जो कि है पेन। पेन एक नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है। तो उतना ही लिखें जो कि इस चीज के साथ रिलेट कर रहा है, इस चीज की जो एविडेंस बन रही है चीज, वो ही लिखें। तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर कितना है ये भी लिखें, 100 है, 101 है, कितना है। आई होप इन चीजों को आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। तो इसीलिए मैं सारी यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस पढ़ रहा हूँ और मैं उनमें से गलतियां निकाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए और आप लोग नेक्स्ट इस तरह की गलती नहीं करें, ठीक है। अच्छा जी, फातिमा ने कहा ओके सर। उसके बाद आ जाती हैं जी मिसबा असगर, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स एज एविडेंस बाय 100 फीवर। वेरी गुड। इन्फेक्शन ब्रीदिंग रिलेटेड टू मरियम तारिक, इनफेक्टिव रिलेटेड टू हाइपोक्सिया एज एविडेंस्ड बाय द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ।
हाँ मरियम, आपने सही बनाई है, लेकिन दिस इज नॉट रेलेवेंट टू द सिनेरियो जो कि मैंने आपको दिया था। आपको मैंने बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो दिया था और आप यहाँ पे इनइफेक्टिव ब्रीदिंग वाली बना रहे हो। अच्छा जी, नेक्स्ट इरसा। इरसा कहती है हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू लंग इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय पेशेंट इज वार्म टू टच एंड टेम्परेचर इज 39 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड इरसा। गजाला कहती हैं जी हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन लंग्स एज एविडेंस बाय फीवर 1 और 2। ठीक है जी। आरिफा कहती हैं हाइपरथर्मिया इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स एविडेंस्ड बाय। चलें जी, यहाँ से भी एक छोटी सी गलती मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जो कि आरिफा ने की है। सो ये आप देख सकते हैं अपने सामने, हाइपरथर्मिया इज रिलेटेड टू। हाँ, तो इज नहीं आना यहाँ पे जस्ट रिलेटेड टू आना है। ठीक है, सो देर इज नो इज नहीं है। हमने ये वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है जो कि हमें नैंडा बताती है। इन्फेक्शन इन द लंग्स एज एविडेंस्ड बाय, नॉट एविडेंस्ड बाय, एज एविडेंस्ड बाय। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं अदीला की तरफ। अदीला कहती हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड इन्फेक्शन इन द लंग्स एज एविडेंस्ड बाय। ठीक है जी। आरफा हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स एज एविडेंस्ड बाय फीवर। जी आरफा, ठीक कर दिया आपने। उसके बाद है जी उमेरा। उमेरा कहती हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स एज एविडेंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ। वेरी गुड सर, मेरा भी पढ़ लें। मरियम पढ़ लिया है। आपने बिल्कुल इररेलेवेंट नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई है, इसलिए मैंने आपको बताया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाली नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर नहीं बनाए, मैंने वो सिनेरियो नहीं दिया आपको। गुले लाला कहती हैं ओके सर। अदीला कहती हैं डिहाइड्रेशन रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी पासिंग स्टूल। गुले लाला, मैंने ऐसा कोई अभी तक, सॉरी अदीला, मैंने अभी तक ऐसा कोई आपको नहीं सिनेरियो दिया जिसके ऊपर आप डिहाइड्रेशन की नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे हैं। जी अनिका, आई थिंक मैं आपका पढ़ चुका हूँ और बता चुका हूँ। जैनब कहती है हाइपरटेंशन रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स एज एविडेंस बाय 100 फीवर। सर आपने मेरा अभी तक नहीं पढ़ा। मरियम, मैंने आपका पढ़ दिया है जी। इनफेक्टिव ब्रीदिंग रिलेटेड टू हाइपोक्सिया। ठीक है जी। मरियम कहती हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द ब्लड एज एविडेंस बाय फीवर। बिल्कुल ठीक है। सेप्टिसीमिया की जगह आप अगर इन्फेक्शन इन ब्लड कहते हैं तो डेट इज वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। वेरी गुड। अनसब कहते हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कहाँ? हाँ अनसब, इन्फेक्शन नहीं, सिर्फ इन्फेक्शन। ये भी बताएं कहाँ, बॉडी में, किस जगह पे? चलें जी। हिना कहती हैं अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू। अच्छा जी हिना, ये अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर वाली बात पे भी मैं बाद में आऊँगा, अभी मैं अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर वाली बात नहीं करता। जब मैं आप लोगों को एनसीपी बनाना सिखाऊंगा उस वक्त हम ये अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर वाली बात भी करेंगे। तो मैं सारे मैसेजेस ऑलमोस्ट पढ़ चुका हूँ और आई होप आप लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए कि मैं बेसिकली किस तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है। अच्छा जी, हिना कहती हैं, हिना ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है हमारे पास जिसके बहुत सारे लोग अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। सो हिना ने हमें बताया, हिना ने हमें कहा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। सही है, ये देखें जी, ये एक नई चीज़ आई है हमारे पास। नर्सिंग डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाज़ एग्जामिनर इस चीज़ को माइंड कर जाते हैं, डिजीज प्रोसेस को। ठीक है, अगर आप नर्सिंग डायग्नोसिस, आपको इटियोलॉजी का क्लियर कट पता है, आपको इटियोलॉजी का क्लियर कट पता है तो आप इटियोलॉजी लिखेंगे। आप लिखेंगे इन्फेक्शन इन द लंग्स, आप लिखेंगे मतलब बहुत ज़्यादा डायरिया आने की वजह से किसी को डिहाइड्रेशन हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं पे इटियोलॉजी की समझ नहीं आ रही, आप नहीं बना पा रहे जो पीईएस में से ई पार्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस का, फिर आप ये डिजीज प्रोसेस लिखते हैं। अदरवाइज आप डिजीज प्रोसेस लिखेंगे तो नंबर कट जाते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखना है, डिजीज प्रोसेस आप उस वक्त लिखें जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही उस वक्त आप डिजीज प्रोसेस लिख सकते हैं। वैसे ये नर्सिंग डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो डिजीज प्रोसेस वाली बात है ये कुछ एग्जामिनर्स, कुछ टीचर्स पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, सो लिहाजा जब कुछ समझ ना आ रही हो देन आप डिजीज प्रोसेस लिख सकते हैं रिलेटेड टू के बाद। अदरवाइज कोशिश करें कि आप सही वाली जो एविडेंस है, सही वाली जो इटियोलॉजी है वो आप मेंशन कर सकें। चलें, आई होप मैंने बड़ी डिटेल से जो है आपको एक नर्सिंग डायग्नोसिस का ओवरव्यू दिया है। क्या आपको समझ आ गई है? प्लीज़ मुझे आप यहाँ पर बताएं ताकि मैं आगे चल सकूं। जब हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे ना, उस वक्त मैं आपको
अच्छा जी। तो जो नेक्स्ट होगा, क्या नाम है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना, उसके अंदर हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं जी। आरफा कहती हैं कि मैम ने जो हमें पढ़ाया था, उन्होंने डिजीज, ठीक है, डिजीज प्रोसेस लिखना बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको वही कहा कि आप डिजीज प्रोसेस लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको इटियोलॉजी पता है देन गो फॉर द इटियोलॉजी। आपको पता है तो इटियोलॉजी लिखें। डिजीज प्रोसेस तो कोई भी हो सकता है, डिजीज प्रोसेस वाली नर्सिंग डायग्नोसिस को कोई भी गलत नहीं करेगा आपकी, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो डिजीज प्रोसेस को पसंद नहीं करते हैं। वो ये फिर समझते हैं कि शायद इसको एटियोलॉजी बनानी नहीं आती। अगर आपको एटियोलॉजी बनानी आती है तो गो फॉर दैट एटियोलॉजी, स्पेसिफिक एटियोलॉजी। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा कुछ के क्या लिखना है, देन गो फॉर डिजीज प्रोसेस। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि मैम ने जो आपको पढ़ाया था वो जस्ट आपको इजी, एक इजी चीज बताने के लिए पढ़ाया था कि ये चीज, ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, बड़ी इजीली डिजीज प्रोसेस वाली बात लगा के की जा सकती है। ठीक है। लेकिन अब आप क्योंकि पोस्ट आरएन लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप सही वाली जो एटियोलॉजी है वो लेकर चलें। राइट। चलें जी, दैट्स गुड। यस, डेफिनेटली यू शुड प्रेफर एटियोलॉजी। अच्छा जी, आलिया, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, आप क्या कह रहे हो? आलिया ने लिखा है, लिखा आलिया ने, कुछ पता नहीं सर जी, कुछ लोग सेक टू बी कहते हैं, पता नहीं, मुझे अब समझ नहीं आई क्या लिखा आपने। मेरी असाइनमेंट तो सारी गलत है, फिर मैंने तो ने इजी नहीं बनाई। अच्छा, हाँ हाँ, आलिया कह रही है सेकेंडरी टू। ठीक है आलिया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एज एविडेंस्ड बाय की बजाय आप सेकेंडरी टू भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, पी, ई और एस। ठीक है। यहाँ पर रिलेटेड टू आएगा नोमेनक्लेचर के मुताबिक, यहाँ पर एज एविडेंस्ड बाय आएगा, एविडेंस्ड, ए ई बी, एज एविडेंस्ड बाय आएगा, या फिर सेकेंडरी टू भी आ जाता है। सेकेंडरी टू, पूरा सेकेंडरी टू लिखना है। ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ एज एविडेंस्ड बाय। हाँ, अगर आप मेरी बात करें तो मैं एज एविडेंस्ड बाय प्रेफर करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेकेंडरी टू भी लिखते हैं, बुक भी सेकेंडरी टू लिखती हैं, लेकिन आप अगर मेरी टीचिंग को लें या फिर मैं कहूँ कि मुझे ज़्यादा ठीक क्या लगता है, वो एज एविडेंस्ड बाय है। आप बिल्कुल सेकेंडरी टू लिख सकते हैं, सेकेंडरी टू बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एज एविडेंस्ड बाय, जो मैं एक नोमेनक्लेचर लेके चलता हूँ, तो मुझे एज एविडेंस्ड बाय समझ लें ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। और सेकेंडरी टू लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर सकते हैं अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें। जी क्लास। जी, लेट्स मूव। चलें, दैट्स गुड। हाँ जी, अब आगे आ जाते हैं हम आगे। अब हमारी स्लाइड नहीं चल रही है, क्या हुआ? यार आगे स्लाइड नहीं चल रही है, पता नहीं क्या मसला है। मेरा ख्याल है कि मैं ज़रा स्लाइड को दोबारा से अपलोड कर लूँ। चलें, अब ये स्लाइड्स जो हैं इनको हम बाद में देख लेंगे, दोबारा से अपलोड करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब मैं आपकी एक और असाइनमेंट की तरफ आ जाता हूँ। तो मैंने आपको एक जो और असाइनमेंट इसी के साथ दी थी, उसका नाम था टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, कि आपने बताना है नर्सिंग डायग्नोसिस की कौन कौन सी टाइप हैं। यार मेरे पास नहीं आ रही, मेरे पास जो है ना वो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। या तो मुझे यहाँ पे ज़रा लिख के भेजो इनमें क्या लिखा हुआ है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। मेरे पास ब्लैंक आ रही है ये वाली स्लाइड। आपको अगर शो हो रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रा ये कमेंट्स में एक बंदा लिख के बता दे, फिर मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करता हूँ। जी, लिख रहे हैं? मेरा ख्याल एग्जाम्पल ही होगी कोई इसके अंदर, और कुछ नहीं होगा।
अच्छा यार, मतलब हमें फिर थोड़ा सा आगे चले जाना चाहिए। ये नेक्स्ट हम दोनों स्लाइड्स डिस्कस कर लेंगे। मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही यहाँ पे ना स्लाइड, वरना मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता। या फिर एक मिनट ठहरे, मैं ये स्लाइड ज़रा अपने पास ओपन करता हूँ। ACCN रिक्विजिट्स केयर प्लान। चले, मैंने खुद ओपन कर लिया स्लाइड। आई होप अब मेरे पास आ जाएगी, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसमें क्या है। क्या है जी इस वाली स्लाइड में, मैं आपको अभी बता देता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास यही यही प्रॉब्लम एटियोलॉजी एंड डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ जी, ये वही चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ इन योर लास्ट स्लाइड, जो कि मैं आपको बोर्ड पे समझा चुका हूँ। तो आई थिंक ये जो है वो हो जाता है कवर। ठीक है, तो इसी तरह एक एग्जांपल दी हुई है एनडी की, तो वो भी मैं आप लोगों को फीवर वाली एग्जांपल दे चुका हूँ। ठीक है, सो लिहाजा ये वाली जो है ये एग्जांपल हम बाद में फिर कंसिडर कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एनडी की तरफ। सो ये मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, तो ये अब आप लोगों ने मुझे समझानी है। चार टाइप्स कौन सी होती हैं? अच्छा जी, चार टाइप्स कौन सी होती हैं? कुछ पांच टाइप्स लोग कहते हैं, कुछ चार टाइप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि कितनी टाइप्स हैं, कौन सी टाइप्स हैं, फिर इनको हम वन बाय वन। अच्छा जी, एक्चुअल एनडी, रिस्क एनडी, हेल्थ प्रमोशन एनडी, पॉसिबल एनडी और सिंड्रोम एनडी। पांच पांच लिखी हैं सबने। ठीक है, चलें अब मैं इनको चार पे दोबारा से लेके आता हूँ। हाँ, चार डायग्नोसिस पे दोबारा से लेके आता हूँ, क्योंकि मसला ये है इनमें से कुछ डायग्नोसिस हैं उनके दो दो नाम है, दो दो तीन तीन नाम है। ठीक है, चलें अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। मुझे बस एक मिनट दे दें, मुझे एक छोटी सी एक चीज़ सेंड करनी है, फिर मैं आप लोगों की तरफ जो है ना वापस आता हूँ। आई होप आपने असाइनमेंट के अंदर इनकी एग्जांपल्स भी लिखी होंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल अनुद्रत, चार ही हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। क्योंकि ये जो पॉसिबल डायग्नोसिस है और रिस्क डायग्नोसिस है, इसको बाजुकात हम एक ही कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, या फिर हम ये कंसिडर करते हैं कि ये दोनों एक ही के दो नाम हैं। पोटेंशियल डायग्नोसिस, रिस्क डायग्नोसिस, पॉसिबल डायग्नोसिस, ये सारे, ये तीनों जो हैं एक ही के डिफरेंट नाम हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए हम चार जो है उनको कंसिडर करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम, अच्छा जी, पॉसिबल जो एनडी है ना, पॉसिबल हम रिस्क की कैटेगरी में ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए चार भी बनती हैं, पांच भी बना सकते हैं। अगर आपने कहीं पे पांच पढ़ी हैं तो आप पांच भी लिख सकते हैं, और अगर चार भी लिख देंगे दैट विल बी आल्सो ओके। ठीक है, चलें, अब ज़रा एक मिनट दे दें मुझे, फिर मैं आप लोगों की तरफ वापस आता हूँ। फिर हम जो है नेक्स्ट इसके ऊपर वर्कअप करते हैं। ठीक है, मैसेज फ्रॉम द डायरेक्टर। अच्छा जी, सो एक्चुअल, सबसे पहली जो नर्सिंग डायग्नोसिस की टाइप है दैट इज एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्चुअल जैसे नेम से भी जाहिर है, इसका एक दूसरा नाम होता है जिसको कहते हैं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एनडी। हाँ, प्रॉब्लम ओरिएंटेड या फिर प्रॉब्लम एनडी, इसका दूसरा नाम। ठीक हो गया, तो दिस इज प्रॉब्लम एनडी या प्रॉब्लम। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज की। सो इसके दो नाम है। अब ये है क्या बेसिकली एक्चुअल?
एक्चुअल क्या होती है चीज, आप लोग बताएं मुझे, क्योंकि आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई है ना। चलिए आप बताएं जरा, एक्चुअल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल। क्या एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस का क्या मतलब है। रियल, वेरी गुड वेरी गुड। जी, सिद्रा ने कहा है रियल। सो जो रियल में एक पेशेंट को हमारे सामने प्रॉब्लम हुई हुई है, दैट इज एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। अब मेरे पास एक पेशेंट है, उसको फीवर हुआ हुआ है, हाँ, उसको मैंने टेम्परेचर चेक किया, उसका टेम्परेचर है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एक्चुअल। सो हाइपरथर्मिया इज एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। एक पेशेंट को भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खा रहा, उसका वजन गिर रहा है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, अगेन एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। सो आई होप आपको एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जी रिस्क की तरफ। तो मैंने रिस्क पे आपको बताया कि इसके 3 नाम है, पॉसिबल, पॉसिबल, प्रोबेबल, प्रोबेबल, या फिर पोटेंशियल। हम्म, पोटेंशियल। ये 4 नाम है इसके। सही है जी। सो रिस्क क्या नाम है, पॉसिबल, प्रोबेबल और पोटेंशियल, राइट। सो इसमें जो है बेसिकली रिस्क का क्या मतलब है कि होने के चांसेस हैं। एक्चुअल में हमने देखा, एक्चुअल में आपने देखा कि वो चीज एग्जिस्ट कर रही थी। और पोटेंशियल में क्या है या रिस्क में क्या है, अभी वो चीज हुई नहीं है लेकिन होने के चांसेस हैं। जैसा कि आप कैंसर के पेशेंट के अंदर देखते हो, उनकी वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, हाँ, उनके बोन मेरो सुप्रेशन हो जाता है, उनको रिस्क फॉर इन्फेक्शन होता है, उनको इन्फेक्शन हुई नहीं होती लेकिन उनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, रिस्क, अगर कोई चीज होने के चांसेस हो। अब एक पेशेंट है, उसे चला नहीं जाता, वो बेड रिडन है, वो बेड से नीचे गिर सकता है, तो उसकी नर्सिंग डायग्नोसिस हमने नेंडा से क्या ली, रिस्क फॉर फॉल, कि वो गिर सकता है, ठीक है जी। इसी तरह से एक पेशेंट है जो गिर गया है, ऑलरेडी गिर गया है, तो डेफिनेटली उसकी डायग्नोसिस फॉल बनेगी। तो फॉल जो है दैट इज एक्चुअल डायग्नोसिस, और अगर हम इसे रिस्क फॉर फॉल कर लें तो दैट इज रिस्क डायग्नोसिस। अब आ जाते हैं वेलनेस डायग्नोसिस की तरफ। चलें, वेलनेस डायग्नोसिस को अब आप लोगों ने डिफाइन करना है। आप लोगों के मुताबिक वेलनेस डायग्नोसिस का क्या मतलब है। जी जनाब। हाँ जी, आप उतनी देर जो है वो वेलनेस का लिखें। सोनिया ने मुझे कहा है कि एक्चुअल रिपीट कर दें, तो मैं एक्चुअल रिपीट कर दूं। जो किसी बंदे की करंट प्रॉब्लम होती है उसको एक्चुअल डायग्नोसिस कहते हैं। अगर किसी को बुखार चढ़ा हुआ है तो दैट इज हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया इज एन एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। नहीं सिद्रा, मैं एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है। जी, वेलनेस डायग्नोसिस क्या होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा हम रुकते हैं। नेक्स्ट 2 टाइप्स जो हैं वो मतलब वेलनेस का मैं आपको बता दूं, इसमें हेल्थ को हम प्रमोट कर रहे होते हैं या हम देख रहे होते हैं
कि कुछ अच्छा होने जा रहा है, या फिर आप इसे कह लें कि हम हेल्थ प्रमोशन के लिए जो नर्सिंग डायग्नोसिस इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस कहा जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर हम ज़रा ब्रेक लगाते हैं चीज़ों को, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा रह चुका है। तो मुझे आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जो बाकी हमारा रह गया है नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से उसको हम ख़त्म करेंगे, और उससे फिर जो नेक्स्ट होगा ना, हम स्टार्ट करेंगे नर्सिंग केयर प्लान को, कि नर्सिंग केयर प्लान को कैसे बनाना है। ठीक है, सो थोड़ी सी स्लाइड्स हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो है इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगी। चलें, अच्छा जी, अभी तक जितना पढ़ा है आप लोगों को क्या समझ आ चुकी है, मुझे ये बताएं। वेलनेस डायग्नोसिस से पहले पहले नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ वेलनेस और सिंड्रोमिक डिस्कस करूंगा, और उसके बाद बाकी हम आगे मूव करेंगे। तो अभी आप मुझे बताएं कि जितना पढ़ा समझ आ गई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और अब जो है फिर हम इसके बाद एंड करेंगे अपने सेशन को। मेरे पास 3 मिनट रह चुके हैं जी सेशन को एंड करने के लिए। जी क्लास। अच्छा जी, अगर किसी का नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो उस टाइम पे टाइम नोट कर लिया करें कि इस टाइम से इस मिनट तक जो है आपने मिस कर दिया है। प्लीज़ यूट्यूब पे देख लिया करें, क्योंकि बार बार चीज़ों को रिपीट करना मुश्किल हो जाता है, आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। चलें जी, ठीक है फिर यहाँ पे हम खुदाफिज करते हैं थोड़ी देर में, और अगर कोई आपकी बात आप करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है फिर नेक्स्ट क्लास में कल मुलाकात होगी हमारी। अच्छा, अब चलें, अटेंडेंस होने लगी, अटेंडेंस लगवा लें आप अपनी। जी जी, नाम उनके बताएंगे ना, नेक्स्ट मेरी क्लासेस तो पूरी होने दो। अगर किसी की पूरी हो गई तो फिर उसका नाम निकल जाएगा उसमें से। चलिए अटेंडेंस लगवाएं, फिर हम इसको एंड करते हैं। अटेंडेंस लगा लें अपनी। जी, आई थिंक अगर अटेंडेंस हो चुकी है तो हम अपना सेशन एंड करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली नेक्स्ट आपकी क्लास स्टार्ट होनी होती है। जी जनाब। चलें, एनी हाउ मैं फिर सेशन को कंक्लूड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ बुक से पढ़ा करें और साथ साथ पढ़ा करें जो कुछ पढ़ाया है।
क्योंकि मिड आपके बहुत मुश्किल आने वाले हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।